हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस चैनल पर एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम द हिंदू के एडिटोरियल्स की एनालिसिस देखेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पेपर 2। हम हमेशा ये सुनते हैं कि पेपर 2 के लिए द हिंदू बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें एडिटोरियल्स बहुत पढ़ने चाहिए, अच्छे से पढ़ने चाहिए, उनको प्रॉपर एनालाइज करना चाहिए, वहीं से डेटा यूज़ करके हमें अपने आंसर राइटिंग में यूज़ करना चाहिए। बट बीइंग अ बिगनर हमें ये समझ ही नहीं आता कि उसका यूज कैसे करें, हमें किस तरीके से एडिटोरियल पढ़ना चाहिए, उसमें से क्या एक्सट्रैक्ट करें, क्या अपने नोटबुक में लिखें, किस तरीके से नोट्स बनाएं कि हम उसको प्रॉपर यूज कर सकें। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में हमें सब कुछ ही इम्पोर्टेंट लगता है और हम क्या करते हैं, नोट्स बनाने के क्रम में एक पूरी बुक ही भर देते हैं, एक नई बुक तैयार कर देते हैं और जब लास्ट मिनट में हमें रिवीजन करना होता है तो हम रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ एक इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। तो कैसे इनसे हम डील करें, कैसे बिल्कुल क्रिस्प नोट्स बनाएं, क्या निकालें अपने एडिटोरियल में से बहुत क्रिस्प चीज़ जिसको हम लास्ट मिनट पे बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाए। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस सीरीज़ में देखेंगे, जानेंगे। ग्रेजुअली हम इन डेप्थ एनालिसिस भी करेंगे। तो इस सीरीज में मैं क्या करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं एवरी वीकेंड पूरे वीक की इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स पूरे वीक में आए होंगे, लास्ट वीकेंड पे मैं क्या करूँगा, उसको कंपाइल करके एक छोटा सा लेक्चर प्रेजेंट करूँगा जहाँ पे मैं बताऊँगा कि हाँ ये चीज़ इस एडिटोरियल से आप ये डेटा निकाल कर अपने नोट्स में लिख सकते हैं और लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कर सकते हैं। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि बिल्कुल लीस्ट एडिटोरियल लाऊं, मिनिमम क्वांटिटी में कंटेंट दूं ताकि उसका मैक्सिमम आउटपुट आप यूज़ करके अपने आंसर राइटिंग में उसको यूज कर सकें। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया भी मिलेगा और जब आप एडिटोरियल्स पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको एक आंसर राइटिंग टेक्निक भी आपके दिमाग में डेवलप होगी ग्रेजुअली। तो विदाउट वेस्टिंग सो मच ऑफ टाइम, लेट्स जंप ऑन टू द टॉपिक्स डायरेक्टली। तो यहाँ पे ये 10 सितंबर 2024 का एक एडिटोरियल आपके सामने है जो मेनली टीबी के बारे में डिस्कस कर रहा है, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, किस तरह से उसको टैकल करना है, क्या हमारे सामने चैलेंजेस हैं उससे रिलेटेड, और क्या गवर्नमेंट के गोल्स हैं, गवर्नमेंट ने किस लेवल पे क्या परफॉर्म किया है, क्या स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने, ये इस छोटे से एडिटोरियल में ये डिस्कस किया हुआ है। बहुत ज़्यादा डिफाइंड लेवल पे तो नहीं, बट एक क्रिस्प आइडिया आपको इस एडिटोरियल से मिल जाएगा। तो आप ये एडिटोरियल खुद से पढ़ें और इसमें जो मेन लाइन्स है, मेन इंपॉर्टेंट कंटेंट है, ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया है और यहाँ पे साइड में उसके बारे में कुछ लिख भी दिया है जो मतलब क्रिस्प चीज़ें हों आपके काम के लिए। जैसे इंडिया का टारगेट क्या है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया का टारगेट है यहाँ पे कि एलिमिनेट करना है उसको टीबी 2025 तक। ठीक है, 2025 इज़ द टारगेट फॉर इंडिया टू एलिमिनेट टीबी। ठीक है, ये इंडिया का टारगेट है। ओके, अब उसके बाद देखते हैं क्या है। एक निश्चय स्कीम है इसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था 2018 में, जो हेल्प करेगा ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स को। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। इसके साथ इसमें एसोसिएटेड जो स्कीम्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, निश्चय मित्रा स्कीम। ठीक है, इसके अंडर फाइनेंशियल सपोर्ट, न्यूट्रिशनल सपोर्ट और सोसाइटली भी एक कंपेनियनशिप प्रोवाइड कराया जाएगा ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को, जिनके पास क्या किया जा सके, एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज करी जा सके किस चीज़ की, ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट की। तो गवर्नमेंट ने अगर एक टारगेट लिया कि हाँ मुझे 2025 तक इसको एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। तो जो कन्वेंशनल टेस्टिंग सिस्टम थी, जो यहाँ पे ये लाइन आप पढ़ रहे हो, शिफ्टिंग फ्रॉम कन्वेंशनल कल्चर एंड ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग टू रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट फॉर डायग्नोसिंग एमडीआर टीबी। ठीक है, एमडीआर टीबी जो थी उसके लिए रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्टिंग स्टार्ट किया गया, क्योंकि जब तक टेस्टिंग स्टार्ट नहीं होगी, जब तक हम लार्ज लेवल पे टेस्टिंग ही नहीं कर पाएंगे, तो हम उस चीज़ को डायग्नोस ही नहीं कर पाएंगे। हमारे पास रिपोर्ट्स ही नहीं होंगे कि हाँ कितने लोग इससे अफेक्टेड हैं और कितनों का हमें ट्रीटमेंट करना है। और जब तक हम ट्रीट नहीं करेंगे, एक्सेसिबिलिटी हेल्थ की नहीं पहुंचा पाएंगे रूरल एरियाज़ तक में भी, तब तक हम क्या नहीं कर पाएंगे, उसको एलिमिनेट ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारी ये चीज़, जो स्टेप गवर्नमेंट ने लिए या फिर गवर्नमेंट ने आगे फर्दर लेने का प्लान किया है, ये चीज़ हो गया। ये क्या टारगेट है गवर्नमेंट का, कब तक उसे एलिमिनेट करना है, और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंडर में क्या टारगेट है उस चीज़ को भी। तो जो हम पता है कि 2030 का टारगेट होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने का टारगेट था, पर गवर्नमेंट ने उसे 5 साल पहले का टारगेट ले रखा है, यानी 2025 का टारगेट ले रखा है गवर्नमेंट ने कि एलिमिनेट कर दिया जाएगा टीबी को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवेज थे इस एडिटोरियल से। आप इसको और डिटेल में एक बार पढ़ो और वहाँ से जो भी अदर थिंग्स आपको वहाँ पे इंपॉर्टेंट लगते हैं, आप उसको अपने नोट में इंट्रोड्यूस करो। ये जस्ट एक आप कह सकते हैं कि एक डेमो है कि किस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ से एक्सट्रैक्ट करनी है और अपने नोट्स में इंक्लूड करना है। ग्रेजुअली जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा,
आगे आने वाली सीरीज में हम और भी डाइवर्स वे में इस पे डिस्कशंस करेंगे, और जो भी इससे या फिर आर्टिकल जो हमें इंपॉर्टेंट लगेंगे द हिंदू के, उस पर हम ब्रॉड लेवल पे थोड़ा डिटेल्ड मैनर में भी डिस्कशंस करेंगे फर्दर। ओके, इसी के साथ मैं आगे चल के आपके लिए विजन आईएएस के जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से आप नोट्स अपने बना सकते हैं, ये भी चीज़ आपको आपके लिए लेक्चर लेकर आऊँगा। तो बस आप बने रहें और कंसिस्टेंसी बनाए रखें, क्योंकि ये आंसर राइटिंग इम्प्रूव करना, ठीक है, जो अभी आपका इस एक क्या है, ये एक स्किल है, और ये स्किल एक दिन में डेवलप नहीं होगी। इसके लिए आपको 2 से 3 मंथ मिनिमम क्या करना पड़ेगा, डेडिकेट करना पड़ेगा अपने नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए, क्योंकि आप आंसर तभी लिख पाएंगे जब आपके पास नॉलेज होगा। नॉलेज और नॉलेज से सिर्फ कुछ नहीं होगा, जब नॉलेज आ जाएगा तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो ये दोनों चीज़ आपको करते रहना है, जिसके बाद ही आप क्या कर पाओगे, एक बेटर वे में आंसर लिख पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे लेक्चर एडिटोरियल पे चलते हैं। ये एक उसी से रिलेटेड एक डेटा था, सेम डे पे ही वहाँ पे डेटा पॉइंट में आया हुआ, तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। जो यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे कि इन 2021 0.7 मिलियन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 डाइड, यानी 0.7 मिलियन जो बच्चे थे उनकी डेथ हो गई, जिनकी एज क्या थी, लेस देन 5 ईयर थी, लेस देन 5 ईयर थी। ओके, इन बच्चों की क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, जिसमें से 0.5 मिलियन जो बच्चे थे उनकी डेथ किस वजह से हुई है, मैल न्यूट्रिशन की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक डेटा आ गया मैल न्यूट्रिशन रिलेटेड, ठीक है, मैटरनल एंड चाइल्ड मैल न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हमारे बहुत बार हम देखते हैं एससे हो गया, जो डिफिशियंसी मैल न्यूट्रिशन हेल्थ रिलेटेड जो एससे आता है, आप वहाँ पर ये डेटा चैलेंजेस के तौर पे कोड कर सकते हो। ठीक है, जिसको आगे क्योर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आपका डेटा था, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया। और यहाँ पे कुछ जो हमारे हेल्थ सेक्टर में सुधार आया है, जो इम्प्रूवमेंट्स हुआ है हेल्थ सेक्टर में, उसके रिलेटेड कुछ एक स्टेप्स लिखे हुए थे कि किस वजह से ये इम्प्रूवमेंट हुई है। तो एंटी मलेरियल एंड बेड नेट्स की वजह से क्या हो गया, मलेरिया की वजह से जो डेथ रेट था वो रिड्यूस हो गया। बहुत सारे चिल्ड्रन को वैक्सीनेट कर दिया गया टीबी के लिए, टीबी के अगेंस्ट और रोटा वायरस के अगेंस्ट, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये सारी डिजीजेस भी कम हो गए। जैसे हमने पढ़ा था अभी प्रीवियस आर्टिकल में कि ट्यूबरकुलोसिस को हमें ख़त्म करना है। तो ये सारी चीज़ें, मदर और बेबीज़ के लिए प्रेगनेंसी सपोर्ट सिस्टम को इम्प्रूव करना, ठीक है, ज़्यादा बर्थ को स्किल्ड हेल्थ वर्कर्स के थ्रू क्या करना, अटेंड करना, हेल्थ वर्कर्स, क्योंकि बहुत बार हम गांव में देखते हैं कि जो भी डिलीवरी होती है वहाँ गांव में ही कुछ लोग जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, कभी कभी डिलीवरी के टाइम पे कुछ कैजुअलिटीज़ भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से आने वाले बच्चे पे या एक मैटरनल हेल्थ पे भी बुरा असर पड़ता है। तो इन सबको मतलब स्ट्रेंथन करना एक बहुत बड़ा स्टेप है इस डायरेक्शन में। तो इसी चीज़ को यहाँ पे थोड़ा ब्रॉड वे में लिखा गया है, तो इसको आप डिटेल में एक बार पढ़ लेना। ये सेम डे पे ही डेटा पॉइंट में एक आपका आर्टिकल था। वैसे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको एक बेसिक आइडिया प्रोवाइड कराएगा। और हाँ, अब जब जैसे जैसे आप लंबे समय तक ये आर्टिकल्स पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, आपको 2-3 मंथ जब हो जाएंगे, तो आपका वर्ड पावर भी थोड़ा प्रोफेशनल टाइप बनता जाएगा। जैसे जब आप कोई चीज़ लिखोगे और जब आप आर्टिकल पढ़ोगे, जब आप प्रॉपर की आंसर शीट आप अपने आप से मैच करोगे, तो वहाँ देखोगे आप उनके राइटिंग पैटर्न में भी थोड़ी डिफरेंसेस दिखेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत हार्ड वोकैबलरीज यूज करो, बहुत सिंपल वर्ड्स में भी क्या कर सकते हैं, एक पैटर्न में, एक वेल प्रेजेंटेड वे में हम क्या कर सकते हैं, अपने आंसर्स को लिख सकते हैं सेंटेंस में। तो ये सारी चीज़ें आपको एक दिन में डेवलप नहीं होंगी। जैसे जैसे आप एसेस आर्टिकल्स पढ़ोगे, इसमें स्लोली क्या होगा, ग्रेजुअली आपके अंदर ये स्किल डेवलप होती जाएगी। सो कमिंग टू द नेक्स्ट एडिटोरियल। ओके, जैसे ये हमारा एडिटोरियल था आपका, डेट में चेक कर लेता हूँ, 12 सितंबर 2024 का। ये मुझे इससे राइटिंग के पर्सपेक्टिव से बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड एडिटोरियल लगा, इसलिए मैंने इसे यहाँ इंक्लूड किया कि आप लोगों को बताया जाए कि कैसे एक ऐसे लिखा जा सकता है। ये उसी तरीके से लिखा है, ठीक है। ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, बट थोड़ा सा ज़्यादा ही इलेबोरेटेड मैनर में आपको इसे थोड़ा और कंसाइज वे में लिखना होता है। पर जो इसका पैटर्न है लिखने का, इस तरीके से ही आप इससे क्या करोगे, लिखोगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या पैटर्न है। जनरली हम क्या करते हैं, जब ऐसे लिखना होता है हमें, जनरली हमें क्या बताया जाता है कि सबसे पहले ऐसे लिखना है तो हमें इंट्रो लिखना है। ठीक है, इंट्रो में क्या लिखते हैं, कोई भी करेंट इवेंट्स लिखते हैं, जो भी हमारे करेंट में उससे रिलेटेड इवेंट चल रहा है, या फिर उसको डिफाइन करते हैं। इंट्रो हो गया। बॉडी में लिख रहे हैं तो अगर कोई सिचुएशन रिलेटेड इंसिडेंट के बारे में लिखना है, या फिर कोई ऐसा टॉपिक है तो उसके बारे में क्या लिखेंगे, पहले हम कुछ चैलेंजेस लिख देते हैं, फिर गवर्नमेंट एफर्ट्स लिख देते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये 2-3 चीज़ें हो गई। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, वे फॉरवर्ड।
वे फॉरवर्ड लिखते हैं जिसमें हम बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं कि क्या करना चाहिए उस चीज़ से रिलेटेड। ओके, ये सारी चीज़ें हम लिखते हैं। तो हमारा मेन एक जो कहते हैं स्केलेटन, ब्रीफ स्ट्रक्चर यही होता है एस्से का। तो हम देखते हैं कि क्या ये उसी लाइन्स पे लिखा गया है क्या एस्से, ठीक है, आई मीन सॉरी आर्टिकल। तो लेट्स सी अबाउट इट। तो जैसा हमारा मेन जो टॉपिक है यहाँ, इंडिया सिकल सेल चैलेंज, ठीक है, इंडिया सिकल सेल। अब जैसे आप रिटन की तैयारी कर रहे होगे पेपर 1 की, तो वहाँ हमने पढ़ा है गवर्नमेंट ने 2047 का टारगेट ले रखा है सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट करने का, ठीक है। तो आते हैं इस पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जब इंट्रो देख रहे हैं तो लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल डिजीजेज एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बाय 2047। तो यहाँ पे एक इंट्रो के टाइप का हमें दिख रहा है कि यहाँ पे करंट इवेंट के बारे में बताया गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे कंट्री के, उन्होंने टारगेट लिया है कि 2047 तक हम क्या करेंगे, सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट कर देंगे एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। जैसा आपने देखा यहाँ पे इंट्रो, फिर आगे जाकर इसमें कनेक्टिंग पैराग्राफ हम ऐड करते हैं जैसे एस्से में। तो वहाँ पे बता कुछ और थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं हम क्या अपने एस्से को। तो वहाँ यहाँ पे आप देख सकते हो कि विद ओवर अ मिलियन पीपल अफेक्टेड विद सिकल सेल डिजीज, इंडिया बियर्स द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट बर्डन ऑफ दिस कंडीशन। पहले हमने बताया कि ये सिकल सेल क्या है, ठीक है, क्या टारगेट है हमारा, करेंट में क्यों है, क्यों ये पूछा गया। हम एक इन्विजिलेटर को ये चीज़ प्रेजेंट करते हैं कि हाँ हमें इस टॉपिक के बारे में नॉलेज है, क्योंकि आपका इससे ही आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है, इंट्रो ही आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ अवेयर कराया सामने वाले को कि हाँ हमें इसके बारे में एक ब्रीफ आइडिया है, ठीक है। अब फर्दर देखते हैं, उसके बाद हमने थोड़ा और इसमें डिटेल दिया कि ठीक है, इंडिया जो है वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा क्या है, सिकल सेल डिजीजेज हैं, ठीक है। और मेजॉरिटी किस एरिया में है इंडिया की, ट्राइबल बेल्ट्स में प्रिवेलेंट है, ठीक है, जो ट्राइबल एरियाज है जैसे उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक। अब देख आपको आंसर राइटिंग में बिल्कुल इतना ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करना, आपको बिल्कुल कंसाइज वे में लिखना है, क्योंकि वहाँ पे वर्ड लिमिट भी हमारी होती है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। पर यहाँ पे इनके पास वर्ड लिमिट नहीं है, पर यहाँ पे बस मैं एक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे स्ट्रक्चर्ड वे में ये आर्टिकल लिखा गया है, उसी तरीके से आपको भी ऐसे लिखना है। इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, सिकल सेल डिजीज़ के बारे में इन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट किया, क्या है, एक जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है। ये चीज़ हो गया, एक प्रॉपर इंट्रो हो गया और बॉडी में कनेक्टिंग पैराग्राफ हो गया, ठीक है। यहाँ डिफरेंस बता दिया गया कि हेल्थी इंडिविजुअल में डिस्क शेप आरबीसी होता है, और जो भी अपना सिकल सेल डिजीज वाले लोग होते हैं उनके अंदर क्रेसेंट शेप्ड आरबीसी होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। देखो आपका यहाँ से पेपर 1 भी प्रिपेयर होता है, आप जानते हो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आजकल यूपीएससी पेपर 1 में भी बहुत ज़्यादा पूछने लगी है। तो एडिटोरियल से ना सिर्फ आपका पेपर 2 प्लस पेपर 1 भी प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है, करंट भी आपका प्रिपेयर होता है बहुत। तो इसके आप न्यूज़पेपर पढ़ने के ना बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जो आप जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको समझ में आएंगे, ठीक है। फर्दर आगे देखते हैं। तो ये चीज़ हमने इंट्रो दे दिया, और भी यहाँ पे इसको और भी ज़्यादा ब्रॉड वे में लिखा गया, और भी ज़्यादा इलेबोरेट किया गया, आप इसको एक बार पढ़ना, ठीक है। उसके बाद आते हैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है, क्या चैलेंजेस है सिकल सेल से रिलेटेड हमारे कंट्री में। तो सबसे पहला कि एक जो जेनेटिक ऑर्डर है, इससे क्या किया जाता है, जो भी लोग इस चीज़ से ग्रसित है उनको जेनेटिकली इन्फीरियर माना जाता है, ठीक है। इसको गॉड्स कर्स की तरह देखा जाता है, भगवान का श्राप, ब्लैक मैजिक से एसोसिएट किया जाता है, ठीक है। तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की तरह भी देखा जाता है जिन लोगों में ये चीज़ है। उसके बाद दूसरा क्या है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट्स भी लिए, जैसे लार्ज स्केल स्क्रीनिंग इसके लिए स्टार्ट किया गया, अंडरवे है अभी नेशन वाइड, नेशनल लेवल पे इसकी स्क्रीनिंग की जा रही है। जैसे स्क्रीनिंग करेंगे तब हमें पता चलेगा कितने लोग इस चीज़ से अफेक्टेड है, तब जाके हम उसको क्या कर पाएंगे, ट्रीट कर पाएंगे, ठीक है। एक इसके लिए एक मेडिसिन होती है हाइड्रोक्सी यूरिया, उसको एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में भी डाला गया, ठीक है। एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में डालने से क्या होगा, उस वो बहुत ही मतलब लेस अमाउंट पे, लाइक बहुत ही अप्रोप्रिएट अमाउंट पे एक्सेसिबल होगी। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मेडिसिन को क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे, और जो लोग भी अफेक्टेड हैं सिकल सेल एनीमिया से उनके ट्रीटमेंट के चांसेस क्या होंगे, बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं अपॉर्चुनिटीज़ में इसके, जैसे जो एफर्ट गवर्नमेंट लगा रही है, तो ये चीज़ हमें समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हो कि हाइड्रोक्सी यूरिया जो है किस चीज़ के लिए यूज होती है, तो ठीक है, सिकल सेल एनीमिया में के यूज़ में आती है। क्योंकि आजकल यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का पेपर 1 के लिए जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो गया है एरिया, ठीक है। तो यूपीएससी कुछ भी पूछ रही है, ठीक है। आप जस्ट एक मैगजीन या फिर छोटी सी मैगजीन पढ़ के पेपर 1 के करंट अफेयर्स आप नहीं सॉल्व कर सकते। सो आपको एक ब्रॉड लेवल पे नॉलेज चाहिए, तो न्यूज़पेपर आपका पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों ही कवर करेगा, ठीक है। तो ये आपको अपने हैबिट में लाना ही है कि न्यूज़पेपर हमें पढ़ना ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
फिर आगे और चैलेंजेस की बात हुई है हमारे यहाँ पे कि ओनली 18% ऑफ द पीपल अफेक्टेड बाय सिकल सेल डिजीज इन इंडिया आर रिसीविंग कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट। जो हमारे कंट्री में 18% लोग ही हैं जो अनीमिया से अफेक्टेड हैं, जो कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट ले रहे हैं, यानी जितने भी लोग अफेक्टेड हैं अनीमिया से, सिकल सेल अनीमिया से, उसमें से 18% लोग को ही कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट यानी रेगुलर ट्रीटमेंट अवेलेबल हो पा रहा है। बहुत सारे पेशेंट ड्रॉप आउट कर जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ मॉनिटरी सपोर्ट या फिर अदर उनके रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं कर पाते। ठीक है। उसके बाद करेक्ट डायग्नोसिस उनको नहीं मिल पाता है क्योंकि बहुत सारे लोग रिमोट एरिया से आते हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि ट्राइबल एरियाज़ में हेल्थ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा कम है, तो वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा हेल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाता है जहाँ पे वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट करा सकते हैं। दूसरा, इससे रिलेटेड एक स्टिग्मा लगा हुआ है कि यार ये एक सोशल स्टिग्मा है जिसकी वजह से लोग खुलकर इसके बारे में बात नहीं करते कि हाँ, सिकल सेल डिजीज़ भी किसी को हुआ है। इसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा हिडन रह जाता है ये चीज़, जिसकी वजह से ये रिपोर्ट भी नहीं हो पाता और इसको ट्रीट भी नहीं किया जाता ईज़िली। मिसडायग्नोस भी हो जाता है बहुत बार, क्योंकि मेनली लोग क्या करते हैं, ट्राइबल एरियाज़ में अवेयरनेस कम होती है तो लोग डॉक्टर से ज़्यादा क्या करते हैं, सोशल हीलर्स के पास जाते हैं। ठीक है, सोशल हीलर्स के पास जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, इसके मिसडायग्नोसिस के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। अब इसका एक ट्रीटमेंट जो है जीन थेरेपी, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, जिसकी वजह से जीन थेरेपी ट्रीटमेंट है इसके लिए, पर वो क्या है ना, कॉस्टली है, अनअफोर्डेबल फॉर मोस्ट ऑफ द अफेक्टेड पॉपुलेशन। अब जो पॉपुलेशन ट्राइबल रीजन में है वो मेनली उतने ज़्यादा रिच नहीं होते, उतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, तो इनके लिए क्या होता है, ये जीन थेरेपी कराना थोड़ा सा अनअफोर्डेबल साइड पे हो जाता है। ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, हाइड्रोक्सी यूरिया ड्रग्स को एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में डाल दिया ताकि वो लोअर कॉस्ट पे क्या हो सके, सबके लिए अवेलेबल हो पाए। ठीक है। मेनली किसी भी डिजीज को हमें क्योर करना है तो गवर्नमेंट का मेन थीम क्या होता है, आप ये चीज़ देखो, अगर कभी भी डिजीज रिलेटेड कोई भी इससे आता है प्रॉब्लम रिलेटेड, तो मेन सबसे ज़्यादा बड़ा चीज़ आपको उस हिस्से में क्या करना है, उसके प्रॉब्लम को फाइंड करो। ठीक है, उसके प्रॉब्लम को लिखो और उसके सॉल्यूशन को लिखो। अब जैसे आप यहाँ पे देख लो, ये सारे प्रॉब्लम्स है कि जीन थेरेपी एक्सपेंसिव है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, हाइड्रोक्सी यूरिया जो अपना मेडिसिन है उस चीज़ को अफोर्डेबल बना दिया जाए। ठीक है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा एक्सेसिबल बनाया जाए लोगों के लिए। ठीक है, समाज में क्या जो इसका सोशल स्टिग्मा है इस चीज़ को लेकर, इस चीज़ के अगेंस्ट अवेयरनेस फैलाया जाए। जैसे गवर्नमेंट ने पहले भी एड्स रिलेटेड जो डिजीज़ थी इसके लिए अवेयरनेस स्कीम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा चलाए, जहाँ पे हम सिविल सोसाइटीज़ को भी इसमें इंक्लूड करेंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको आंसर राइटिंग में अपनी लिखनी होगी। तो ये सारे कीवर्ड्स, जो सिविल सोसाइटी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें कैसे डेवलप होंगी आपके माइंड में जब आप एडिटोरियल रेगुलर बेसिस पे पढ़ोगे, तभी जाकर ये सारी चीज़ें आपके माइंड में डेवलप होंगी। ठीक है। फर्दर देखते हैं इधर। ये सारी चीज़ें हो गई चैलेंजेस। अब वे अहेड जो मैं बात कर रहा था कि हमने प्रॉब्लम फाइंड कर लिया कि ये सारी चीज़ें हमारी चैलेंजेस हैं। ठीक है। अब अपार्ट फ्रॉम चैलेंजेस को क्योर भी तो करना है। बीइंग अ सिविल सर्वेंट, बीइंग एन ऑफिसर, आपका मेन थीम क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होना चाहिए। सिर्फ प्रॉब्लम गिनाना, प्रॉब्लम काउंट करा देना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। इफ़ यू आर मेकिंग काउंट द प्रॉब्लम, यू विल हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस फॉर दैट एज वेल। ओके, तो वे एड में देखते हैं क्या है। तो मिशन जो भी हमारा सिकल सेल एनीमिया का एलिमिनेशन मिशन है, इसको सक्सेसफुल बनाना है तो क्या करना होगा, ये सोशल स्टिग्मा है इस डिजीज़ को रिलेटेड, इस चीज़ को हमें क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। ठीक है। अवेयरनेस फैलाना होगा लोगों में, किस चीज़ के थ्रू, मीडिया के थ्रू मिथ बस्ट करना होगा कि एक सोशल स्टिग्मा नहीं है। जैसे गवर्नमेंट में पहले भी बहुत सारा अटेंशन ड्रॉ किया था पोलियो और HIV रिलेटेड। ठीक है। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इससे अफेक्टेड हैं सामने आएंगे ट्रीटमेंट के लिए, तो उनको ट्रीट किया जा सकेगा। ठीक है। फर्दर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देयर कुड बी इंक्रीजिंग स्क्रीनिंग फॉर न्यू बॉर्न, जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको क्या कर सकते हैं, हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं। देयर कुड बी इंक्रीजिंग स्क्रीनिंग फॉर न्यू बॉर्न्स। इससे क्या होगा, जो बच्चे स्टार्टिंग फेज में ही इस चीज़ से ग्रसित हैं, इस चीज़ से अफेक्टेड है, उनको स्टार्टिंग फेज में ही क्या करना है, स्क्रीनिंग करना और इस चीज़ को क्योर करना। क्योंकि आगे चल के ये जो भी डिजीज़ होती है थोड़ी और इलेबोरेटेड वे में ज़्यादा अफेक्ट करती है किसी भी इंडिविजुअल को, तो इससे अच्छा है कि उसे स्टार्टिंग फेज में ही क्योर कर दिया जाए। तो इसके लिए जो न्यू बॉर्न्स हैं उनको प्रॉपर स्क्रीनिंग कराना ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या होगा, जो भी डिलीवरीज होती हैं उसके लिए स्किल्ड हेल्थ वर्कफोर्स के पास एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज करानी होगी इंडिविजुअल्स की। ठीक है। उसके बाद इफेक्टिव इन एरियाज वेयर कंडीशन इज एंडेमिक। ओके, जिस भी
जिस भी कंडीशन में जिस भी एरियाज़ में बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, वहाँ पे लो कॉस्ट में लोगों के पास ट्रीटमेंट एक्सेसिबल कराया जाए। उसके बाद ड्रग एज वेल एज एडेरेंस सपोर्ट मस्ट बी अवेलेबल क्लोज टू पेशेंट्स, ठीक है। नियरेस्ट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो भी ड्रग्स है या फिर जो भी सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराना है पेशेंट्स को, उनके नियरेस्ट ही एक्सेसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्हें 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर आगे चल चल के जाना पड़ रहा है, जिससे वो क्या हो जाए, रिलक्टेंट हो जाए कि हमें ट्रीटमेंट कराना ही नहीं। इससे अच्छा नज़दीकी अस्पताल जो भी क्लियर उनके नियरेस्ट जो हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे हाई लेवल ऑफ ट्रीटमेंट उनके लिए एक्सेसिबल कराया जाए, जिससे इस चीज़ को क्योर किया जा सके, ठीक है। ट्राइबल एरिया में हेल्थ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जाए, एडिक्वेट फंडिंग किया जाए, और फिलैंथ्रोपिस्ट एंड जो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनको भी रोल प्ले करना चाहिए ब्रिज करने के लिए गैप को, किसके बीच, गवर्नमेंट के बीच और लोकल पीपल के बीच में। इसी से क्या होगा, ये डिजीज़ क्योर होगा। तो जैसा कि आपने देखा, ये एक होलसम बिल्कुल आर्टिकल था, जहाँ पे हमने क्या देखा कि किस तरीके से इसमें इंट्रो लिखा गया, फिर चैलेंजेस को हमने एड्रेस किया। इसी चैलेंजेस पे आने से पहले हमने थोड़ा और इलैबोरेटेड वे में बताया कि ये टॉपिक है क्या। यहाँ पे करंट इवेंट डिस्कस किया गया, यहाँ पे इसको थोड़ा और इलैबोरेट किया गया कि आखिरकार सिकल सेल है क्या, और फिर ये इंडिया में एक ये प्रॉब्लम है क्यों, तो ये क्या और क्यों, ये चीज़ हमने पहले डिस्कस किया, और इस चीज़ को कैसे ख़त्म करना है इसके लिए हमने वे अहेड डिस्कस किया। यही एक एस्से का मेन जो होता है, क्या कह सकते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है। आपको एस्से में इसी तरीके से लिखना होगा, ठीक है। तो आप जब, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, जब ऐसे आर्टिकल्स आप फर्दर पढ़ोगे आगे चल के, तब जाके आपका एक माइंडसेट ग्रेजुअली डेवलप होता जाएगा कि किस तरीके से हमें लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको न्यूज़पेपर रीडिंग हेल्प करती है आपके आंसर राइटिंग में। ओके, मूविंग टू द फर्दर लेक्चर। ये आपका 13 सितंबर का आर्टिकल है, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा, रिलेटेड टू एआई, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहा है हेल्थ केयर सेक्टर में एआई का यूज कैसा है। तो अभी देख रहे होगे आपकी एआई बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इससे रिलेटेड आर्टिकल्स लाइक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आते हैं, तो वहाँ से क्या आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं, इस पे देखते हैं। क्योंकि इससे रिलेटेड आर्ग्यूमेंट बहुत चांसेस होते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट आपके सामने आ सकता है एग्जाम में। प्रोज एंड कॉन्स लिखना है इसके बारे में, कि अगर इस चीज़ को हम इंट्रोड्यूस करते हैं अगर हेल्थ केयर सेक्टर में, तो इसके क्या प्रोज होंगे और क्या कॉन्स होंगे, इसी पे इस आर्टिकल में डिस्कशन किया गया है। सो मूविंग फर्दर, यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि एआई किस तरीके से एक्सेल कर रहा है और कैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस को हेल्प कर रहा है इस चीज़ में, ठीक है। यहाँ पे पर इस आर्टिकल में मेनली इसके मोस्टली कॉन्स पे फोकस किया गया है, इसके ड्रॉबैक्स पे, कि अगर एआई को हम इंट्रोड्यूस करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर में, तो कौन से सेक्टर, कौन से एरियाज़ है जहाँ इस चीज़ को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और कौन से एरियाज़ है जहाँ पे हमें इसे इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ बताया गया है कि डिलीवरिंग हेल्थ केयर डिमांड्स ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच ऑफ एम्पैथी एंड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्शियसनेस, द अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट, ठीक है। हेल्थ केयर में प्रॉपर हेल्थ केयर डिलीवर करना ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच मांगता है, क्योंकि वहाँ पे एम्पैथी की भी ज़रूरत होती है और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग की भी, ठीक है। यहाँ पे एआई की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हेल्थ सेक्टर को एडवांस नहीं कर सकते हैं इन ट्रीटमेंट, ठीक है। अदर थिंग्स में ये चीज़ असिस्ट कर सकती है, पर इन क्योर एंड ट्रीटमेंट, यहाँ पे डॉक्टर, इंडिविजुअल डॉक्टर्स की हमें ज़रूरत है, वहाँ पे एआई मोरल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करा सकते। हेल्थ केयर सेक्टर में डेटा जो है बहुत स्कैटर्ड फॉर्म में, तो इनएक्सेसिबल है एआई ट्रेनिंग में वो हेल्प करे, क्योंकि बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे एक प्राइवेसी कंसर्न आ जाता है, जिसकी वजह से इनसफिशिएंट डेटा है, डेटा सफिशिएंट वे में अवेलेबल नहीं है, जिसका यूज करके हम क्या कर सके, एआई को इनपुट दे सके और बहुत एफिशिएंट वे में वर्क कर सके। ये थोड़ा एक चैलेंज के वे में है, जिससे क्या होता है, पॉसिबिलिटी थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हैं एआई के ड्रॉबैक्स में, कि क्यों एआई को हम नहीं यूज कर सकते हैं हेल्थ केयर सेक्टर में। ओके, फर्दर यहाँ पे एक हाईलाइटेड पॉइंट आप देख रहे होगे, अगर हमको एआई को अच्छे एफिशिएंट वे में यूज़ कराना है हेल्थ केयर सेक्टर में, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हाई अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए। और डेटा क्या है, प्राइवेसी एंड एथिकल कंसर्न है, जो कि ईजिली प्रोवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है। अब डेटा होगा ही नहीं तो एक्यूरेसी इंप्रूव नहीं हो पाएगी एआई की, और वो क्या करेगा, फंक्शन नहीं करेगा। और हेल्थ केयर सेक्टर क्या है, बहुत ही एक क्रूशियल सेक्टर है, जहाँ पे स्टेक पे क्या होता है, हमारा लाइफ इज़ ऑन द स्टेक। तो यहाँ पे हम थोड़ा भी लापरवाही या फिर केयरलेसनेस नहीं अफोर्ड कर सकते। तो इन दिस वे यहाँ पे
ड्यू टू लैक ऑफ डेटा हम पॉसिबली हेल्थ केयर सेक्टर में एआई का इंट्रोडक्शन बहुत एक्सटेंसिव वे में नहीं करा सकते। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक सॉरी नेक्स्ट हेडिंग जो है यहाँ पे कि एआई इज यूटिलिटी इन हेल्थ केयर, एआई को हेल्थ केयर में कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ एक सेक्टर दिया गया है जैसे नैरो इंटेलिजेंस, डिफ्यूजन मॉडल एंड ट्रांसफॉर्मर्स। इन सब चीज़ों में हम क्या कर सकते हैं, एआई को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये नैरो इंटेलिजेंस होता क्या है, तो ये स्पेशलाइज्ड टास्क होता है जहाँ पे किचन सप्लाई हम चेक कर सकते हैं, किचन सप्लाई नीड्स जो है हमारे हॉस्पिटल की। ठीक है, इस चीज़ का डेटा रखने में हम एआई का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सॉरी ह्यूमन पावर को हम रिड्यूस कर सकते हैं। फर्दर मैनेजिंग बायोमेडिकल वेस्ट, जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि बायोमेडिकल वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए। ठीक है, इस चीज़ के मैनेजमेंट में हम एआई का यूज कर सकते हैं। और ड्रग्स को ऑप्टिमाइजिंग वे में प्रोक्योर करने के लिए, ड्रग्स प्रोक्योर करना, उसका डेटा बेस क्रिएट करना और कौन से ड्रग्स कहाँ से हमें प्रोक्योर करने, और उसके मैन्युफैक्चरिंग में भी एआई बहुत हद तक हेल्प कर सकती है। यानी फार्मा सेक्टर में एआई बहुत हद तक एफिशिएंट हेल्प कर सकती है। पर यहाँ पे वही हम डिफरेंस देख रहे हैं कि एक हो गया हेल्थ सेक्टर जो हॉस्पिटल लेवल पे आता है, डॉक्टर्स, इक्विपमेंट्स, और एक होता है फार्मा सेक्टर जहाँ पे हम मेडिसिन एंड ड्रग्स की बात करते हैं। तो फार्मा सेक्टर एंड मेडिसिनल पर्पस पे एआई हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ पे इस पैरा में यही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। रैपिड एक्सेस टू मेडिकल नॉलेज, सिमुलेट पेशेंट इंटरेक्शंस एंड सपोर्ट ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड किया जा सकता है। जैसे मेडिकल नॉलेज की रैपिड एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, वहाँ पे हम बहुत सारे डेटा स्टोर कर सकते हैं नॉलेज के लिए, मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड, जो फर्दर ट्रेनिंग में हेल्प करे। सिमुलेट पेशेंट इंटरेक्शन को सिमुलेट कर सकते हैं एआई के थ्रू, यानी पेशेंट इंटरेक्शन को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं हम एआई की हेल्प से। ठीक है, और ट्रेनिंग जो होता है हेल्थ केयर सेक्टर में उसको भी बहुत अच्छे से ज़्यादा हम डिजिटलाइज कर सकते हैं एआई की हेल्प से। ठीक है, ये सारे स्टेप्स में एआई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो गया। यानी यहाँ पे क्या हो गया, इसके प्रोज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्या इसके बेनिफिट्स है एआई के इंट्रोडक्शन में हेल्थ केयर सेक्टर में। यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे थे, इसके ड्रॉबैक्स। ठीक है, यहाँ पे हम मेनली ड्रॉबैक्स देख रहे थे, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इसके बेनिफिट्स। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी हमारा कोई आर्ग्यूमेंट आता है इस टॉपिक पे तो हमारे पास पॉइंट्स रेडी होंगे। ठीक है, हम ऐसे एक टेबल बनाएंगे, वहाँ पे ऐसे एक सर्कल बना के प्रोज और ऐसे ऐसे एरो दे के बस हेडिंग्स लिख सकते हैं कि हाँ ये चीज़ हमें इसके प्रोज हैं और कॉन्स, या फिर आप ड्रॉबैक्स और बेनिफिट्स लिख कर भी एक सर्कल बना सकते हैं और ऐसे ऐसे 3-4 पॉइंट्स लिख सकते हैं जिसको आप रिवाइज करके रखें। तो आगे चलकर इससे आ सकता है एआई रिलेटेड हेल्थ केयर में, तो वहाँ पे भी इन सारे पॉइंट्स का आप यूज कर सकते हैं। या फिर आर्ग्यूमेंट भी आता है तो आप इन सारे पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं एफिशिएंटली। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे ये पॉइंट जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये चीज़ यहाँ पे पता चल रही है कि स्टेक्स आर सीरियस इन ह्यूमन हेल्थ वेयर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मिस्टेक कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। यानी एआई को हम एक लिमिटेड तौर पे ही यूज कर सकते हैं मेडिकल सेक्टर में, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेक पे है हमारा ह्यूमन हेल्थ है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक हुआ तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, लाइफ थ्रेटनिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, किसी की जान भी जा सकती है। तो हमें बहुत ही एफिशिएंट और बहुत ही ऑप्टिमाइजिंग वे में यूटिलाइज करना होगा एआई को, किस सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर ली, इसके प्रोज एंड कॉन्स हमने डिस्कस किए। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि इट अंडरस्कोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ गार्डिंग। अब यहाँ पे हम इंडिया एंड द इशू ऑफ एआई गवर्नेंस। ठीक है, इंडिया के साथ क्या एसोसिएटेड इशू है एआई का, हम इसके बारे में देखते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं कि एआई क्या कर सकता है, सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन पेशेंट्स बिकॉज द डेटा रिक्वायर्ड टू ट्रेन द मॉडल लीगली बिलोंग्स टू पेशेंट्स। यही चीज़ यहाँ पे कौन सा बता रहा है कि इंडिया के कंटेक्स्ट में कि जो भी डेटा होता है मेडिकल सेक्टर में, जो भी पेशेंट रिलेटेड डेटा है वो क्या होता है, पेशेंट के अंडर होता है। तो वो पेशेंट के डिस्क्रिप्शन पे है कि वो चीज़ वो शेयर करेगा या नहीं शेयर करेगा। इसलिए लैक ऑफ डेटा के कारण हम क्या कर सकते हैं, एआई को इफेक्टिवली नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस सेक्टर में। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें इसी बारे में लिखी गई है। फर्दर इंडिया लैक्स कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन और लेजिस्लेशन एड्रेसिंग एआई। ठीक है, इंडिया के पास ऐसा कोई लॉ भी नहीं है डेटा प्रोटेक्शन रिलेटेड, कोई लेजिस्लेशन अभी प्रेजेंट लेवल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे यूरोपियन यूनियन के पास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट। तो इंडिया को सबसे पहले क्या करना होगा, एक लॉ बनाना होगा, लेजिस्लेशन बनाना होगा जिससे क्या किया जा सके, एफिशिएंट यूज ऑफ डेटा इंश्योर किया जा सके, तभी जाकर एआई एफिशिएंटली हम यूज कर सकते हैं अपने हेल्थ केयर सेक्टर में। ठीक है, लॉ ड्रिवन ही जो स्ट्रैटेजी है वो वर्क कर सकती है एआई रिलेटेड हेल्थ सेक्टर में। ओके, ठीक है।
AI पावर्ड हेल्थ केयर इन इंडिया प्रोमिसेस इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड रिड्यूसेस एरर रेट्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ यूटिलाइजेशन बताया जा रहा है कि जब हेल्थ केयर को AI पावर करेगी, AI पावर्ड जब हेल्थ केयर सेक्टर होगा इंडिया में, तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे। तो प्रोमिसेस क्या प्रॉमिस करता है, तो इफिशियंसी इंक्रीज होगी, ठीक है, और रिड्यूस होगा एरर रेट्स। ठीक है, जो एरर्स होते हैं बहुत ज़्यादा, ये सब चीज़ें बहुत लेवल तक रिड्यूस हो जाएंगी। और जो एडवांस AI टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके लिए सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट चाहिए, किस चीज़ में, रिसर्च में, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर में एंड अपडेट्स में, जिसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। तो उसके लिए इंडिया के पास क्या होना चाहिए, कैपिटल भी होना चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इंडिया को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट पे इंडिया को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर क्या कर सकते हैं हम, एक एफिशिएंट वे में AI को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं AI सेक्टर में, क्योंकि वहाँ पे प्रिसीजन प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। विदाउट प्रिसीजन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंट्रोड्यूस AI इन द हेल्थ केयर सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे एक बैलेंस्ड अप्रोच लिया जा रहा है आउटरो में, अगर आप देखें तो कंक्लूजन भी हम इसको कह सकते हैं, जहाँ पे एक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन हम डिराइव कर रहे हैं कि इंडिया के क्या बेनिफिट्स होंगे अगर AI इंट्रोड्यूस करते हैं हम हेल्थ केयर सेक्टर में, ये भी बताया जा रहा है। और हमें क्या करना होगा, तो हमें डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे क्या करना होगा, इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इंडिया को अपने फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करना होगा हेल्थ केयर सिस्टम में। जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के फाउंडेशन में, लोअर लेवल पे, उस चीज़ को सबसे पहले एड्रेस करना होगा, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और फर्दर हम क्या कर सकते हैं, AI को क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हेल्थ केयर सिस्टम में, टू यूटिलाइज इट ऑप्टिमली। ठीक है, तो ये कुछ एक लेक्चर थे, सॉरी आर्टिकल्स थे हमारे इस वीक के द हिंदू से, जो आप यूज कर सकते हैं, जिस पे आप एक स्पेशल फोकस प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने आप का स्पेशल फोकस दे सकते हैं। इससे क्या होगा, आप इस आर्टिकल से अपने डेटा कुछ निकाल निकाल सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके पास एक डेटा तैयार हो जाएगा। जैसे मैंने ज़्यादा आर्टिकल्स भी डिस्कस नहीं किए, आई थिंक 3 to 4 आर्टिकल्स थे जो हमने डिस्कस किए इस लेक्चर में, जहाँ से आप मैक्सिमम आउटपुट यूज कर सकते हैं इस वीक के लिए। इसके बाहर आई डोंट थिंक आपको कुछ एक्स्ट्रा इस वीक में पढ़ने की ज़रूरत थी। ठीक है, अब इसी के साथ इस वीक का एडिटोरियल लेक्चर ख़त्म होता है। मैं आगे चल के आपके पास एक मिनट, सॉरी हाँ, आने वाले वीक्स में मैं आपके पास और इन्हेंस्ड वे में एडिटोरियल लेक्चर्स लाऊंगा, जहाँ पे आप और भी स्किल्स रिलेटेड और कुछ डेमो एसेस भी आपको दिखाऊंगा मैं, डेमोज भी दिखाऊंगा, जहाँ पे आप प्रॉपर आइडिया लगा पाएंगे कि कैसे एसे लिखा जाता है। नॉट ओनली एसे बट रिपोर्ट एंड आर्ग्यूमेंट एज वेल। ठीक है, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड मैं लेक्चर्स लेकर आता रहूँगा, उसके लिए आप बने रहें इस चैनल पे। और हाँ, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, कि ये फ्रूटफुल था, और इसमें हम और भी क्या ऐड कर सकते हैं, इसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ प्रेजेंट करें, जिससे हम इस सीरीज़ को और भी ज़्यादा एफिशिएंट बना सकें। ठीक है, और भी ज़्यादा फ्रूटफुल एंड प्रोडक्टिव बना सकें अपने पेपर 2 के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम देखने को बहुत ज़्यादा है, पर जहाँ स्किल डेवलपमेंट की बात आती है, वी हैव वेरी लेस टाइम। ओके, तो स्टार्ट एक्टिंग नाउ। ओके, एक्ट नाउ। जय हिंद, थैंक यू।